हेलो दोस्तों। कल हमने पढ़ा था कि हमें जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितना कोर्स कवर होता है, उसका सिलेबस क्या है। तो अगर आपको उस पूरी जानकारी मिल गई होगी तो मैंने कहा था कि हम आगे की वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने क्या पढ़ लिया था, एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने देखी थी कल इसकी क्वालिफ़िकेशन जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करने के लिए या अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, और ये कितना कोर्स कवर करता है। 60% कोर्स कवर करता है पार्ट ए, और 40% कोर्स कवर करता है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या क्या आता है हमने ये भी देख लिया था, और पार्ट ए क्या क्या कवर करता है हमने ये भी देख लिया था। ठीक है, पार्ट ए में अब आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिक एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या आता है हमने ये कल बता दिया था आपको कि बेसिक एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या टॉपिक कवर करते हैं। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चलो चलते हैं अब हम बेसिक टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की तरफ, कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर। पार्ट ए है, ये कॉमर्स सिलेबस से रिलेटेड है अपना, बेसिक एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इतिहास। जो जूनियर अकाउंटिंग के क्वेश्चंस में मैक्सिमम या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इतिहास से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं कि इसका जन्म कब हुआ था, इसकी जो राइटर है कौन है, क्या चीज़ है, वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ होती है वो इसी के अंदर पूछी जाती है। तो हमारे इसका तो अकाउंटेंसी का इतिहास जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैंने आपको शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स में बनाया है ताकि आपको इसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए और आप जल्दी से इसे रिवाइज करके एग्ज़ाम पास कर सके। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं लेखा शास्त्र का इतिहास। इसके जन्म कब हुआ था, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी के अंत में। इसके जन्मदाता माता पिता कौन है इसका? लुकास पेसियोली। ये एक गणितज्ञ थे, इटली वेनिस नगर में इनका निवास के यहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक है, यह हो गया हमारा जन्म। और इसके राइटर जन्मदाता कौन थे ये हमने पढ़ लिया। अब इन्होंने सन 1914 पुस्तक डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स लैटिन भाषा सन 19। अब इन्होंने क्या क्या पुस्तकें लिखी हमें ये देखनी है। ठीक है, ये सारे पुस्तकों के नाम है कि इन्होंने कौन सी पुस्तकें, किसने क्या कौन सी पुस्तकें लिखी है। सन 1494 पुस्तक डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स लैटिन भाषा में लिखी गई थी। सन 50, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सन 1494 में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, ये आएगी। इसके कौन थे, इन्होंने लिखी थी, किसने लिखी थी? लुकास पेसियोल ने, या फिर लुकास पेसियोल ने। सन 1494 में किसने लिखी थी? आपसे ये घुमा फिरा के कोई से किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे स्किप मत करना बिल्कुल भी। और आप इसे, मैं एडवाइस दूंगी कि आप भी इसे हैंड रिटन नोट में हाथ मेरे साथ साथ लिखते जाएँ। ठीक है, अब इसने कौन कौन सी, अब मैं इसको एक बार इसका रिवाइज रीड कर देती हूँ आपके लिए। सन 1494 में पुस्तक डी कंपलसेट इसने लिखी थी। सन 1543 में हॉर्स ओल्ड केसल द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। वो लैटिन भाषा में लिखी गई थी और ये अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करा गया था। इस पुस्तक का किसने अनुवाद किया था इसका इंग्लिश भाषा में? हॉर्स ओल्ड केसल द्वारा इंग्लिश में अनुवाद किया गया। सन 79 में एडवर्ड जॉन लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली प्रतावंश, और सन 1794 में किसने किया था? एडवर्ड जॉन ने इसका अनुवाद किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं पुस्तक। किस पुस्तक के किसके द्वारा, कौन इसके द्वारा, मतलब किस किस इसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा, किन किन के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है, यहाँ पे ये सारे नाम हैं। ठीक है, द इंग्लिश सिस्टम, ये सारी बुक्स के नाम मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप एग्ज़ाम में ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों एग्ज़ाम में। तो इसको हल्के में मत लेना, आपसे ये मेरी एडवाइस है आपको। तो हम एक नाम पढ़ लेते हैं। द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक्स की कीपिंग प्राचीन काल से रिलेटेड है, वाणिज्य नगरी की है, और ये किसने लिखी? बेबीलोनिया ने करी है। ठीक है, बुक्स के अब नाम पढ़ लेते हैं। अंक गणित, रेखा गणित, पुनरावलोकन के अंश किसके, कौन है इसके जन्मदाता? लुकास पेसियोल ने। लुकास पेसियोल ने एक और बुक्स लिखी, क्या है? पीएससी 2012 अंश वंश सिद्धांतों का प्रतिवादन। ठीक है, रॉबर्ट आउट ने कौन सी लिखी है? लेखा के सिद्धांतों का प्रतिवादन। और कारिदे मारिस मोनिप्रद, ये क्या थे? प्रबंधक।
ठीक है। ये नॉर्मल नाम है आपको, इसमें मैं आपको समझा क्या क्या समझाऊंगी, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। बस आपको ये रट के याद करके जाने हैं, क्योंकि आप इसको समझ नहीं सकते हैं, इसको आपको याद ही करना होगा। और इसको आप एक बार आपकी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं लेखाशास्त्र, लेखांकन एवं पुस्तपालन में संबंध। अब 3 चीज़ चलती हैं हमेशा अकाउंटेंसी में, लेखाशास्त्र, लेखांकन एवं पुस्तपालन। ठीक है, पहले हम इसमें संबंध जान लेते हैं कि इन तीनों में संबंध क्या है। जो लेखा पुस्तपालन है वो पहले आप देखो, ये पूरा सर्कल लेखा पहले आता है लेखाशास्त्र, पहले लेखाशास्त्र नहीं होता, जो सबसे लास्ट में होता है वो लेखाशास्त्र होता है। फिर उसके अंदर लेखांकन आता है, फिर लेखांकन के अंदर पुस्तपालन आता है। तो पुस्तपालन एक छोटा सा भाग होता है, इससे बड़ा भाग होता है लेखांकन, फिर उससे बड़ा भाग होता है लेखाशास्त्र। ठीक है, अब मैं इसमें नोट्स बता देती हूँ थोड़े बहुत पॉइंट्स है इसके, कि जो पुस्तपालन है वो लेखांकन का भाग है और लेखांकन लेखाशास्त्र का भाग है। अब हम ये तीनों के बारे में जान लेंगे कि इनका अर्थ क्या है, पॉइंट्स वगैरह, इसके मेन मतलब विशेषताएं, अर्थ वगैरह हम सारी अब इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो लेखांकन का अर्थ, लेखांकन का अर्थ लेखांकन एक प्रक्रिया है। समस्त मौद्रिक लेन देन, जितने भी मौद्रिक लेन देन है सारे इसमें आएंगे। ठीक है, कौन से मौद्रिक लेन देन, चाहे कैश हो एग्रो, समस्त मौद्रिक लेन देन इसमें आएंगे। सर्वप्रथम दर्ज, सर्वप्रथम अपन किस में एंट्री करते हैं, इसकी जर्नल और सहायक बहिया। किसी ट्रेडिंग P&L अकाउंट बैलेंस शीट भी होती है, पर इसका सर्वप्रथम जो हम सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे वो करते हैं जर्नल और सहायक बहिया। ये जर्नल और सहायक बहिया वाला टॉपिक हम आगे कवर करेंगे। इसके लिए मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए कि ये सब क्या होता है। ये सब आपके कोर्स में से रिलेटेड है, ये आपके कोर्स में जर्नल भी आपके कोर्स का ही पार्ट है, तो इसके लिए एक अलग से चैप्टर दिया गया है, जो मैं आपको आगे वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। वर्गीकरण भी आपका पूरा एक चैप्टर है। सारांश माना है ट्रायल बैलेंस, सारांश मतलब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। अंतिम परिणाम में आता है ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। लेखांकन का है ये, लेखांकन में क्या क्या शामिल है। सर्वप्रथम अगर आपसे पूछते हैं कि लेखांकन में सबसे पहले एंट्री किस में की जाती है, इस जर्नल में, फिर उसके बाद वर्गीकरण में, फिर सारांश में, फिर अंतिम परिणाम में। और अगर आपसे बोले कि समस्त मौद्रिक लेन देन किस में किए जाते हैं, तो आप क्या लिखोगे, अगर उसमें ऑप्शन आते हैं बहुत सारे, तो आप उसमें से किस पे टिक लगाओगे, लेखांकन पे आप टिक लगाओगे। ठीक है, लेखाशास्त्र का अर्थ देख लेते हैं हम। सभी प्रकार के लेखे रखने का शास्त्र। लेखाशास्त्र मतलब क्या है, जितने भी लेखे होते हैं, जितने भी प्रकार के, चाहे परचेस हो, सेल्स हो, किसी भी टाइप का जो लेखा होता है वो हमें इसमें रखना है। ठीक है, फिर आता है निश्चित नियम और सिद्धांत। एक निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं इसके, ये आगे हम सब पढ़ेंगे, नियम और सिद्धांत क्या होते हैं लेखांकन के वगैरह सब, ये सारी चीज़ें बस आपको एक अर्थ बता रहे हैं जो आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, लेखांकन की कार्य प्रणाली लेखाशास्त्र पर निर्भर करती है। जो लेखांकन में हम जितने भी ये सारे लेन देन हम एंटर करते हैं एक बुक में, जर्नल में, इन सब में, तो ये सिर्फ चीज़ें किस पे निर्भर करती है, लेखाशास्त्र पे, क्योंकि ये सारे लेन देनों का एक शास्त्र है, बुक होती है पूरी की पूरी। ठीक है, लेखांकन की विशेषताएं, लेखांकन का पार्ट पढ़ लिया अब हमने, अब हम पढ़ेंगे लेखांकन की विशेषताएं। ठीक है, सामान्य और गुणात्मक 2 तरह की विशेषताएं होती है, इसमें आपको सिर्फ रीड करने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा अभी इतना कुछ नहीं करना है। तो हम पढ़ लेते हैं सामान्य क्या है। केवल मौद्रिक लेन देन हमने ऊपर पढ़ लिया था। व्यवसाय की भाषा लेखांकन होती है। लेखांकन क्या है, एक व्यवसाय की भाषा है। कला विज्ञान दोनों है। वर्गीकरण, सारांश, सूचना उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाती है। जो वर्गीकरण और सारांश की जो इसमें बैलेंस और ट्रायल बैलेंस है, इसकी सूचना किसको की जाती है, उपयोगकर्ता को प्रदान की जाती है। इससे क्या, उपयोगकर्ताओं को इससे इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे जो उसके उपयोगकर्ता होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ याद रखने वाली है मैं बता देती हूँ कि इसकी ये क्या है, लेखांकन क्या है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्यवसाय की भाषा है, इसमें कौन से लेन देन किया जाते हैं, केवल मौद्रिक लेन देन इसमें शामिल किए जाते हैं। और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इसमें, आपके कला एवं विज्ञान, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन दोनों से ही रिलेटेड, सिर्फ कला से नहीं है, ना ही विज्ञान से ही, किससे, दोनों से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके गुणात्मक पहलू क्या है, इसको सिर्फ आपको रीड करना है, इसके आगे आपको डिटेल बताऊंगी मैं, अभी सिर्फ आपको उसको रीड करना है। इसके गुणात्मक क्या है, आपके क्वेश्चन आ सकता है कि प्रासंगिकता क्या है, किससे रिलेटेड, लेखांकन की गुणात्मक विधि है। तो प्रासंगिकता, बोधगम्यता, तुलनीयता, विश्वसनीयता। गुणात्मक मतलब थोड़ा वो समझा देती हूँ। तुलनीयता मतलब क्या होता है कि तुलना करने में हमें काम आती है। विश्वसनीय, ये विश्वासी जन है, इससे हम इस पर विश्वास करके हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। हम कोई भी उपयोगकर्ता होता है वो इस पे ही विश्वास करके उस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। बोधगम्यता है और प्रासंगिकता है, एक प्रसंग के रूप में पूरी जो
बिजनेस का लेखा होता है वो उसके बारे में बता देता है कि इस बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ें गुणात्मक पहलू होते हैं, विशेषता ही तो क्या होती है और क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं लेखांकन के उद्देश्य। हमने पहले वे लेखांकन का अर्थ पढ़ा, लेखांकन की विशेषताएं पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे लेखांकन के उद्देश्य। तो लेखांकन का उद्देश्य क्या है? सही लाभ हानि, ये बहुत ज़रूरी है आपके क्वेश्चन जो जूनियर अकाउंटेंट के पेपर या किसी भी कंपटीशन, ये सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, ये किसी भी एग्ज़ाम से कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ये हर चीज़ में काम आने वाली बुक्स है। ये मतलब पेराग्राफ वगैरह है, सारा जो कोर्स है सारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आने वाली, इवन बीकॉम वाले जो स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसमें ना हम काट सकते हैं कुछ, ना हम कम करके दिखा सकते हो। ये प्रॉपर चीज़ है जो आपको काम आने वाली है हर एग्ज़ाम में। तो आप इसको सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट के लिए नहीं, अगर आप किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें भी इसको चीज़ को काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन के उद्देश्य क्या है? सही लाभ हानि की गणना करना। पहला जो उसका उद्देश्य होता है वो क्या होता है? लेखांकन की सही लाभ हानि ज्ञात करना। सही आर्थिक स्थिति का पता लगाने हेतु, कर निर्धारण हेतु, उपयोगकर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति, प्रभारी नियंत्रण। ठीक है, जो मैक्सिमम बिजनेस किस चीज़ पे चलते हैं कि भाई उसको आर्थिक स्थिति का पता लगाना है। हम लेखांकन करते हैं क्यों? है भाई लाभ हानि ज्ञात कर सकें। हम बिजनेस तो करते हैं, पर अगर हमें लाभ हानि की पता नहीं चले तो हम क्या करेंगे उस बिज़नेस का? हमें उसके बारे में पता तो करना है भाई। हम अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो उससे हमें कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमें अगर टैक्स जमा कराना है तो टैक्स कितना देना पड़ेगा, सब ये और सब चीज़ हमारी चीज़ में इस सब का उद्देश्य है। फिर आता है पुस्तक पालन का अर्थ। पुस्तक हमने 3 चीज़ पढ़ी थी, लेखांकन, लेखाशास्त्र और पुस्तक पालन। लेखांकन में हमने पढ़ लिया है, अब हम लेखांकन, पुस्तक पालन, लेखांकन अभी और भी आगे आएगा, पर अभी हम पुस्तक पालन का अर्थ पढ़ते हैं। ठीक है, पुस्तक पालन, पुस्तक प्लस पालन, पुस्तक मतलब हिसाब प्लस किताबें की पुस्तकें रखने वाला, हिसाब किताबों की पुस्तकें रखने वाला। पुस्तक पालन का मतलब क्या होता है? जो हिसाब और किताब होते हैं ना, उसकी जो पुस्तक रखते हैं उसे क्या कहते हैं? पुस्तक पालन कहते हैं, पुस्तक प्लस पालन। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, जर्नल या सहायक बहिया, द्वितीय पुस्तकें यानी खाता बही। लेखांकन जब हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें सब टाइप की बुक्स आती है, जैसे जर्नल आती है, ब्लॉक खाता बही आता है, सारांश आता है, P&L बैलेंस शीट वगैरह सब चीज़ आती है। पर पुस्तक पालन में सिर्फ 2 प्रकार की बुक्स आती है, जर्नल या खाता बही, द्वितीय पुस्तकें। ठीक है, फिर इसमें व्यावसायिक लेन देनों को दर्ज करने की कला होती है। पुस्तक ये क्या करता है? व्यावसायिक जो बिजनेस से, नॉर्मल सी बात है, हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड ले हम लेन देन को ही दर्ज करेंगे, तो उसकी कला क्या है? व्यावसायिक लेन देनों को दर्ज करना। उसमें हमने कौन सी पढ़ी थी? कला एवं विज्ञान। इसमें सिर्फ कौन सी है? व्यावसायिक लेन देन दर्ज करने। ये मैंने आपको जो एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, उस टाइप से ही आपको नोट्स बनाएंगे, डायरेक्ट आपको ये पढ़ के जाना है, ताकि आप उस एग्जाम में क्वेश्चन जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये उससे रिलेटेड है। मैंने कोई एक्स्ट्रा बिना मतलब का कंटेंट इसमें नहीं डाला है दोस्तों, जो आपके सीधा सीधा काम आने वाला है, सिर्फ वही कंटेंट मैंने इसमें आपके लिए डाला है। ठीक है, अब आते हैं हम पुस्तक पालन और लेखांकन में अंतर। पुस्तक पालन पढ़ लिया, लेखांकन पढ़ लिया, अब इसमें हम अंतर जानेंगे। पुस्तक पालन और लेखांकन में अंतर क्या है? तो ये रहा पुस्तक पालन और लेखांकन में अंतर। पुस्तक पालन का पहले हम अंतर पढ़ते हैं। प्रथम सीढ़ी होती है, पुस्तक पालन सबसे पहला स्टेप होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रथम सीढ़ी होती है। आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि लेखांकन की जो अकाउंटेंसी है उसकी प्रथम सीढ़ी क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? उसमें टिक लगाएंगे, पुस्तक पालन। उसको सामान्य पढ़ा लिखा जाता है, सामान्य और नॉर्मल से लिखा होता है, नाम है ना, और रूटीन कार्य के लिए होता है ये तो। और स्रोत प्रथम सीढ़ी है तो नॉर्मल उसके लिए ही है, पढ़े लिखे के लिए रूटीन कार्य इसमें है, और स्रोत प्रलेख है, मतलब इसको हम एक डॉक्यूमेंट रूप में हम इसको देख सकते हैं। और लेखांकन की क्या है? दूसरी पीढ़ी है, विशेष ज्ञान की इसके लिए बहुत आवश्यकता होती है। पुस्तक पालन के लिए हमें सामान्य पढ़ा लिखा होना से काम चल जाएगा, पर लेखांकन के लिए हमें विशेष ज्ञान होना चाहिए। ये और पुस्तक पालन क्या था? रूटीन कार्य था, पर लेखांकन क्या है? विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, इसमें हम विश्लेषण करते हैं अपने बिजनेस का, और इसमें स्रोत प्रलेख है, और इसमें पुस्तक पालन की सहायता। लेखांकन क्या है? पुस्तक पालन की सहायता करता है। ठीक है, ये हमने सारे इसके अंतर पढ़ लिए हैं। अब हम आएंगे लेखांकन की अवधारणाएं या संकल्पना। आपको क्वेश्चन में कुछ भी वर्ड दे सकता है, वो लेखांकन की नॉर्मल हम पढ़ते हैं लेखांकन की अवधारणाएं।
पर अगर मान लीजिए उसने पूछता है कि लेखांकन की संकल्पना इनमें से कौन सी है, तो आप कौन सा, आप सोचोगे संकल्पना क्या होता है। तो मैंने आपको दोनों वर्ड्स दिए हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइए। और साथ ही साथ आपको पता ही है, जो स्टेट लेवल के जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर आता है। तो अगर आप, मैंने आपको थोड़े बहुत वर्ड्स यहाँ पे इंग्लिश में दे रखे हैं, ताकि अगर आपको कुछ चीज़ हिंदी में ना समझ में आए तो आप इंग्लिश में उस क्वेश्चन को नीचे इंग्लिश में रीड करके आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ का। ठीक है, अब हम इसकी नियम, रीतियाँ, विधियाँ, लेखांकन कार्य ये सब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है इसका, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसके इन सब के बारे में हम डिटेल से नीचे पढ़ेंगे। ओके, तो इसकी विधियाँ, रीतियाँ और नीतियाँ क्या है। पृथक अस्तित्व की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा, लागत अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, वस्तुपरकता की अवधारणा, चालू अवधारणा, लेखांकन अवधि अवधारणा, उपार्जन अवधारणा, मिलान अवधारणा, आय वसूली अवधारणा। ठीक है, ये सारी इसकी अवधारणाएं, पूरी 10 अवधारणाएं लेखांकन के। आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि लेखांकन की अवधारणाएं कितनी है। तो आपको क्वेश्चन, आप सोच रहे हो कि कुछ की क्या पूछ लिया, वो कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। तो आप हर चीज़ को प्लीज़, मैंने वैसे ही बारीकी से हर चीज़ को लिया है, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें सिर्फ वही लिए, आलतू फालतू चीज़ नहीं ली है, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो मैं आपको ज़रूर गारंटी, तो गारंटी, चलो गारंटी वाले लेते हैं। मैं सोच, क्योंकि अगर मैं होती, मैं इस चीज़ की तैयारी करती, मैं बस, ठीक है, अब मैं आपको आगे इस बारे में बताऊंगी और मेरे बारे में डिटेल बताऊंगी कि मैंने क्या करा था, क्या नहीं करा था। पहले आपको मैं पढ़ाना, मेरे जो था मैंने आपको पढ़ाना था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे बहुत परेशानी आई थी पढ़ने में, क्योंकि जब मैं देखती थी वीडियोस तो मुझे नहीं मिलता था जो मुझे कंटेंट चाहिए था। तो मैंने जब पढ़ा, फिर मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए, तो मैंने सोचा जब इतनी मुश्किल मुझे आई है तो मैं दूसरों को इसकी मुश्किल नहीं आने दूँ। तो इसलिए मैंने आपके लिए शॉर्ट्स नोट, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स है, सिर्फ वही बनाए हैं। तो प्लीज़, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो सफल हो रही है या नहीं हो रही है, लोगों को इससे मदद मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर आप लोगों को इससे ज़रूर मदद मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे और प्रोत्साहित हूँ वीडियो बनाने के लिए, ताकि मुझे और कुछ ये हो कि मैं लोगों की मदद कर पा रही हूँ। ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई है, अब हम आगे चलते हैं। अब पहला आता है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। इसके और भी नाम है बच्चों, सत्ता की अवधारणा, व्यवसायिक इकाई अवधारणा। ठीक है, तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, पृथक, सत्ता और व्यवसायी, इन तीनों के नाम से इसको जाना जाता है। व्यापार, व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं। कभी भी व्यापार और व्यापारी एक व्यक्ति नहीं होता है। हम सोचते भाई इसका ही तो व्यापार है तो ये दोनों सेम होंगे, नहीं होते हैं बच्चों, ये दोनों अलग अलग होते हैं, कभी भी एक नहीं होते हैं। आपके क्वेश्चन में आ सकता है ये दोनों एक होते हैं या अलग होते हैं, तो आपको उसमें क्या लिखना है, दोनों अलग होते हैं। ठीक है, व्यापारी अपने व्यक्तिगत लेन देनों को व्यापार की पुस्तकों में नहीं दिखा सकता। जो व्यापारी के पर्सनल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उसकी बिजनेस बुक्स में नहीं दिखा सकता है। ठीक है, व्यापारी लेनदार होता है, स्वयं के उपयोगी के लिए व्यापार से माल नकद देनदार होता है। व्यापारी क्या होता है, एक लेनदार होता है जिसने बिजनेस को अपना पैसा दे रखा है। लेनदार कौन होता है, लेनदार होता है जब अगर बिजनेस के तौर पे देखें तो जो लेनदार होता है वो उसका जिसने उससे पैसे ले रखे हैं। और लेनदार की तौर से देखें तो लेनदार होता है जिसने उस सामने वाले को, बिजनेस वाले को पैसा दे रखा है। तो वो जो एक व्यापारी होता है वो अपना पैसा उस बिजनेस में लगाता है, तो उसको एक एज अ लेनदार देखा जाता है। स्वयं के उपयोग के लिए व्यापार से माल नकद निकाल, अगर वही व्यापारी स्वयं के उपयोग के लिए व्यापार से कुछ नकद या माल निकालता है तो अब वो क्या बन जाता है, देनदार। मतलब उसने उससे उधार ले रखा है और बिजनेस को पैसा दे रखा है, तो उसको हम क्या मानते हैं, देनदार मानते हैं। व्यापारी के नाम के स्थान पर पूंजी तथा आहरण, ये काम का नहीं है दोस्तों, ये मैंने ऐसे ही अपने लिख लिया था, इसमें कुछ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड अवधारणा पे आते हैं, मुद्रा मापी अवधारणा। मुद्रा में मापा जाने लेन देनों का लेखा, यहाँ पे आएगा लेखा। ठीक है,
मुद्रा मापी, मुद्रा से समझ में आ रहा है जो मुद्रा में मापे जाने वाले लेन देन होते हैं उसका लेखा होता है यहाँ पे। इसमें गुणात्मक पहलू नहीं होता है। आपसे पूछा जा सकता है गुणात्मक पहलू नहीं कौन सी अवधारणा है, मुद्रा मापी अवधारणा। मैंने आपको वही पॉइंट्स लिए जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सारे आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। बिलीव मी, सीरियसली आप अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अब आती है लागत अवधारणा। स्थायी संपत्तियों का क्रय। लागत में होता है स्थायी संपत्ति। जो आपसे क्वेश्चन पूछा था स्थायी संपत्ति से रिलेटेड कौन सी अवधारणा होती है, तो होती है लागत अवधारणा। और उसका वैल्यू किस किस पे जाता है, कॉस्ट वैल्यू पे। ठीक है, लागत मूल्य क्या होता है ये देख लेते हैं। क्रय प्लस भाड़ा प्लस स्थापना व्यय। स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास। जो हम स्थायी संपत्ति होती है उस पर हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं, किस पे, लागत मूल्य से हम उस पर डिप्रिसिएशन लगाते हैं। तो अब आती है द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा में हम देख लेते हैं कि क्या है, प्रत्येक व्यवहार या लेन देन। द्विपक्षीय अवधारणा में हम जितने भी व्यवहार लेन देन हैं उसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, है ना। ठीक है, लेखांकन समीकरण होती है, चिट्ठा, इसको से काम द्विपक्षीय अवधारणा में लेखांकन समीकरण बनाई जाती है तो उसको हम चिट्ठा समीकरण भी कहते हैं, चिट्ठा समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है क्या है, इक्वेशन इसकी, संपत्तियां इज इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी। मुझे पता है ये सब चीज़ें वैसे तो बहुत सारे लोगों को आती होगी, नॉर्मल से आप सुनेंगे अरे यार ये क्या पढ़ा रही, संपत्तियां इज इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी तो हमें आती है, पर मेरा काम है, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है नहीं हो, उनको कॉमर्स से रिलेटेड नहीं हो, किसी और से रिलेटेड हो, पर फिर भी वो इसका एग्जाम देना चाहते हो कॉमर्स से रिलेटेड, तो ये उन सब चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत कारगर है, उन लोगों के लिए बहुत काम आने वाली। मैंने इसलिए इसमें एक भी चीज़ नहीं छोड़ी, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो सारी मैंने चीज़ कवर करी है इसमें। डेबिट लैटिन भाषा है, इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, डिट्री। डिट्री क्वेश्चन आ सकता है आपसे रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड ही टॉपिक मैंने कवर करे हैं। टू ऑफ स्वामी का ऋणी होना, जो स्वामी का ऋणी है, मतलब जो बिजनेस का ऋणी है उसको कहते हैं डेबिट। क्रेडिट होता है टू बिलीव स्वामी, टू बिलीव, स्वामी में विश्व, टू बिलीव मतलब स्वामी में जिसका विश्वास होता है उसको क्रेडिट कहते हैं। इसका लैटिन भाषा में क्रेडर, क्रेडर। और इस इन इटली इसको क्या कहते हैं, क्रेडिटो एंड डेबिटो। ठीक है, ये सारे आप, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप खुद ही पर्सनल नोट्स बनाएं, जिससे मैंने बना रखे हैं सेम टू सेम, सेम टू सेम, क्योंकि इसलिए होंगे कि बहुत काम, ये इसमें मैंने कोई फालतू फालतू चीज़ नहीं है, आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, चालू अवधारणा, निरंतरता की अवधारणा। अनिश्चित काल, सुदीर्घ अवधारणा, संपत्तियों व दायित्व पुनः मूल्यांकन। चालू अवधारणा मतलब होती है अनिश्चित काल तक चलने वाली अवधारणा। हम एक अवधारणा लेके चलते हैं कि ये बिजनेस अनिश्चित काल तक चलेगा, निरंतर चलेगा, तो इसको हम कहते हैं चालू अवधारणा। संपत्तियों व दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करा जाता है इसमें। ठीक है, संपत्तियों के दो भाग होते हैं, स्थायी और चालू संपत्ति। दायित्व के भी दो भाग होते हैं, चालू दायित्व और दीर्घकालीन दायित्व। स्थायी संपत्तियों को खरीदा जाता है, किराए पर नहीं लिया जाता है। जो स्थायी संपत्ति है उसको खरीदा जाता है, उसको स्थायी पर नहीं लिया जाता है, चालू अवधारणा में ये कहा जाता है। ठीक है, लेखांकन अवधि अवधारणा। परिणाम होता है, लेखांकन होता है, परिणाम होता है, क्योंकि लेखांकन में हम जो जितने भी लेन देन होते हैं उसको एक बुक्स में करते हैं, परिणाम के रूप में शो करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। लेखांकन पुस्तकों को बंद करना, सामान्य 12 मंथ, मतलब एक हम चिट्ठा वगैरह जो तैयार करते हैं वो पूरे एक साल में बनाते हैं, तो इसको नॉर्मल लेखा पुस्तकों को बंद करना कहते हैं। लेखा अवधि, कैलेंडर अवधि जो होती है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होती है, और जो वित्तीय अवधि होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है कंपनी, और जो 1 अप्रैल से 31 मार्च है वो कंपनी से 2013 एंड 1961 के अनुसार है। ठीक है, आपसे पूछा सकता है कि कंपनी से 2013 एंड 1961 के अनुसार लेखा अवधि कौन सी है, तो आप क्या लिखोगे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, इसके बाद आती है उपार्जन अवधारणा। उपार्जन अवधारणा मतलब एक्रूअल, तो उपार्जन अवधारणा में नकद होता है, नकद प्राप्त दोनों का लेखा होता है, चाहे नकद हो या नकद प्राप्त नहीं हो, दोनों का लेखा इसमें होता है। कब, 2018 में 1 जनवरी तो 31 दिसंबर। उपार्जित आय, अनुपार्जित आय। अगर उपार्जित आय होती है तो उसको प्लस करते हैं, अनुपार्जित आय होती है तो उसको माइनस करते हैं। ये सब मैंने आपको देखो ये शॉर्ट नोट्स में दिखा रखा है, आपको ज़्यादा कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। मिलान अवधारणा, चालू वर्ष की आय में से चालू वर्ष को घटा कर लाभ हानि की गणना, समायोजन। यह अवधारणा उपार्जन अवधारणा पर आधारित है, मतलब जो चालू वर्ष है ना उसमें से हम चालू वर्ष की आय को घटा कर देते हैं, इसमें लाभ हानि की गणना की जाती है, समायोजन की जो भी जितनी होती है सारे हम इसमें मिलान अवधारणा क्या होती है,
अगर हमारी बैलेंस शीट नहीं मिलती और हमें अलग से कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं तो उसमें उसका समायोजन करना, लाभ हानि की गणना करना, ताकि हम उसको मिलान कर सकें। और यह अवधारणा क्या होती है? उपार्जन अवधारणा पर आधारित होती है। वैसे तो ये काम का नहीं है, इस पर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो मेन थे मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे चालू वाले, पृथक वाले, ये ज़्यादा काम की अवधारणा होती है, इनमें से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आय अवधि अवधारणा कानूनी अधिकार होता है, कानूनी अधिकार है। अपवाद किराए क्रय पद्धति, मतलब जो आय वसूली मतलब उसमें कानूनी होना चाहिए, कुछ कानूनी रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब बिना गैर कानूनी वाली चीज़ नहीं चलेगी। अपवाद क्या है? क्रय पद्धति, जो क्रय पद्धति है, वे जो संपत्ति होती है वो हम बिना कभी बिना कानूनी अधिकार के भी हम उसको दे देते हैं किराए पर। जो अपवाद है इसके हम उसमें दे सकते हैं। गाड़ी किस्तों पर देना, ये भी इसमें आता है, हम आय वसूली अवधारणा में इसको लेते हैं। वस्तुपरकता की अवधारणा व्यक्तिपरक नहीं होती है। वस्तुपरक साक्ष्य मतलब स्रोत लेख, एक डॉक्यूमेंट होना। अवधारणा क्या, मतलब एक डॉक्यूमेंट रूप में अपने पास होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है लेखांकन की परंपरा। देखो मैं कितना बच रहा है हमारा आज का कोर्स में। चलिए इसको पूरा कवर कर लेते हैं ताकि आपको एक ही चीज़ एक जगह मिल जाए। मैं सोच रही थी इसके लिए आगे दूसरी वीडियो पार्ट 2 बना दूँ, पर आधे घंटे की वीडियो तो हो ही चुकी है, पर मैं चाहती हूँ चलो ठीक है आपको पूरा मिल जाए। वैसे अभी इतना इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं, खास तो है, बहुत सारी चीज़ें खास है। लेखांकन की मान्यता है, परंपरा है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इसको अभी पढ़ा देती हूँ ताकि कोई बात नहीं आपको दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। चलिए पढ़ते हैं हम आगे। लेखांकन की परंपराएं, कन्वेंसेशन ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको क्या कहा था कि मैं आपको इंग्लिश वर्ड भी साथ में देते जाऊँगी ताकि आपको थोड़ी सी पहचानने में, जिसको इंग्लिश आती है, अगर जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये कारगर साबित हो। ठीक है, एक रूपता की लेखांकन की, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम रीड कर लेते हैं कि कौन कौन सी परंपरा है। एक रूपता की परंपरा है, पूर्ण प्रगटीकरण की परंपरा है, रूढ़िवादिता की परंपरा है, महत्ता की परंपरा है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आती है एक रूपता की परंपरा। विधि रीति नियम एक बार अपना लिया। एक रूपता के मतलब होता है अगर हमने कोई भी विधि या रीति यानी एक बार अपना लिया है तो वो निरंतर वही रहेगा, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए ये काम आती है, इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पूर्ण प्रगटीकरण की अवधारणा, समस्त लेखा पूर्ण रूप से पकड़ कर देना चाहिए, चाहे लेखा पुस्तकों के भीतर या बाहर। जितने भी लेखा है, मैंने कहा था ना कि बाहर के भी कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, बाहर से भी, तो उसको हमें चाहे बाहर के हो या भीतर के, सारे लेखे इसमें प्रकट करने चाहिए। ये एक यह जो लेखांकन की जो परंपरा है वो कहती है। संदिग्ध दायित्व हमेशा बाहर ट्रायल बैलेंस के बाहर नोट्स में दिखाए जाते हैं। तो उसमें चिट्ठे के नीचे जो चिट्ठा होता है बैलेंस शीट के नीचे टिप्पणी के रूप में, एग्जाम्पल बैंक से बुनाए गए, जो अब आपसे पूछ सकता है कि बैंक से बुनाए गए व्यापार, ये जो आते हैं क्या होते हैं? संदिग्ध दायित्व होते हैं। व्यापार में चल रहे व्यवहार भी क्या होते हैं? संदिग्ध दायित्व होते हैं और चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में दिखाए जाते हैं। रूढ़िवादिता की परंपरा, हानियों के लिए आयोजन। रूढ़िवादिता मतलब होती है अगर हमें कोई हानि हो रही है वगैरह हो रही है तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रोविज़न बना लेना चाहिए। लाभ वास्तविक रूप से प्राप्त हो तभी माना जाएगा। ये नॉर्मल इसकी रूढ़िवादिता मतलब पुरानी परंपराएं चलती हैं। हर ये क्या है? हानियों के लिए हमें पहले से ही प्रोविज़न करना चाहिए। लाभ हमें जब वास्तविक रूप से प्राप्त हो तभी हमें उसे मानना चाहिए। गुप्त संचय, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट, ये हमारे गुप्त संचय होते हैं। अपवाद होते हैं विंडो ड्रेसिंग, संपत्ति क्रय मूल्य पर दिखाना, दायित्व अधिक मूल्य पर दिखाना। महत्ता की परंपरा, 4 परंपराएं थी, चौथी चल रही है अब हमारी महत्ता। जो महत्वपूर्ण तथ्य है ना उसी को दिखाना चाहिए, कम तथ्य वाले को नहीं दिखाना चाहिए। और राशि राउंड ऑफ में दिखाई जानी चाहिए। ठीक है, लेखांकन की मान्यताएं पढ़ लेते हैं अब हम। लेखांकन मानक 1 के अनुसार, जो परंपरा है किसके अनुसार दी गई? लेखांकन मानक 1 के अनुसार। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लेखांकन की परंपराएं कौन से मानक के द्वारा दी गई है? तो लेखांकन 1 के द्वारा। और इसमें कौन कौन सी परंपरा है? चालू मान्यता, उपार्जन मान्यता, एक रूपता की मान्यता। ठीक है, वैसे तो मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया है तब, क्योंकि बस नाम ये काफ़ी। इसकी चालू मान्यता मतलब निरंतर चलेगी, उपार्जन मतलब एक्रूअल बेसिस पे, चाहे कैश हो या कैश नहीं हो, दोनों ही आप मान्यता इसमें जो मैंने आपको आगे बता चुकी हूँ बहुत सारी अवधारणा, ये वो उसका एक छोटा मोटा प्रिंसिपल्स वगैरह है। तो एक रूपता की मतलब सेम जो भी बताया था ना मैंने एक रूपता, तो ये सारे कवर हो रहे हैं हमारे आगे वाली चीज़ों में, इसलिए मैंने इसमें डिटेल में नहीं बताया है। बस इसको आपको 3 नाम दे दिए हैं कि आपसे पूछा जाता है चालू की लेखांकन मान्यता कौन कौन सी है, तो आपको नाम जानना जरूरी है इसका। ठीक है, तो चालू मान्यता, उपार्जन मान्यता और एक रूपता की अवधारणा। लेखांकन के आधार, 2 आधार होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना उपार्जन अवधारणा, ये 2 है, वही है। एक कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में वो होती है सिर्फ नकद
प्राप्ति या भुगतान करते हैं। नकद, नकद वर्ड बहुत ज़रूरी है। अगर नकद है उसके आगे तो ही हम लेन देन करेंगे कैश बेसिस में। अगर कोई बिजनेस कैश बेसिस पे के आधार पर अपना बिजनेस चलाता है तो वो सिर्फ नकद वाले ही कर सकता है। नकद वाले कौन से कर सकते हैं बिजनेस? एनपीओ, पेशेवर जो संस्थाएं होती है वो कर सकते हैं। अदर इस अवधारणा को नहीं अपना सकते हैं। दूसरी होती है एक्रूअल बेसिस। चालू वर्ष से संबंधित सभी मदों का लेखा भले ही नकद प्राप्त हो या नहीं। जितने भी चालू वर्ष से करंट ईयर होते हैं उससे संबंधित जितने भी मद है ना, चाहे हमें नकद में हो या नहीं, उसका हमें लेखा एक्रूअल जो करते हैं वो कौन सी बेसिस कहलाता है? एक्रूअल बेसिस कहलाता है। कौन कौन सी संस्था है एग्जाम्पल इसके? व्यापारिक संस्था, श्रेष्ठ आधार समायोजन वाली, बाकी एनपीओ वगैरह पेशेवर संस्थाएं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो सिर्फ इसका काम कर सकती है कैश बेसिस पे। बाकी तो एक्रूअल बेसिस पे ही नॉर्मल अपना बिजनेस चलाते हैं। ठीक है। लेखांकन के उपयोगकर्ता, दो उपयोगकर्ता होते हैं, आंतरिक एंड बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक विस्तृत पहुंच होती है, बहुत ज़्यादा फैली हुई पहुंच होती है आंतरिक वाले में, है ना। और उसकी सीमित, बाह्य उपयोगकर्ता की सीमित पहुंच होती है। मतलब आंतरिक मतलब जो बिजनेस के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं उसे आंतरिक कहते हैं। जो बिजनेस के बाहर से होते हैं, जो बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं, जो बिजनेस का बाहर वाले जैसे क्रेडिट्स वगैरह होते हैं, ये सारे होते हैं बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक होते हैं जैसे मैनेजर वगैरह, प्रबंधक वगैरह, ये सारे आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं। तो जो आंतरिक होते हैं उनकी